हेलो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में भी, अवकलन गणित। उसमें हमने सीखा कि अवकलन गणित है क्या और विभिन्न फलनों के अवकलन के क्या सूत्र हैं, और दो या दो से अधिक फलनों का जैसे योग हो या उनका घटा हो, गुणनफल हो, भागफल हो, और आपका श्रृंखला नियम द्वारा अवकलन आदि हमने नियम पढ़े थे। अब हमारे मन में प्रश्न ये उठता है कि सर हम ये अवकलन पढ़े क्यों? तो भौतिक विज्ञान में अवकलन का क्या उपयोग है, कुछ दो तीन उदाहरणों के द्वारा आपको समझाएंगे कि भौतिक विज्ञान में अवकलन गणित का उपयोग कैसे होता है और कहाँ होता है। नंबर फर्स्ट, माना किसी कण का स्थिति सदिश या उसकी पोजीशन आर वेक्टर समय t पर निर्भर करता है। अर्थात आर किसका फलन है? समय t का। ये जो वेक्टर लगा रखा है सदिश राशि, हम पढ़ेंगे जब बताएंगे सदिश क्या होते हैं। तो बताओ आर किसका फलन है? समय t का। ठीक, तब कण का तात्क्षणिक वेग v वेक्टर इक्वल टू होगा dr वेक्टर बाई dt। अर्थात स्थिति सदिश का समय t के सापेक्ष हम अवकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? उस कण का तात्क्षणिक वेग मिल जाएगा। तो यदि हमें अवकलन करना आता है तो स्थिति सदिश दिए जाने के बाद में हम अवकलन की सहायता से उस कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कण का वेग v वेक्टर समय t पर निर्भर करे, अर्थात v किसका फलन है? v इक्वल टू माना कोई और फलन है gt, तो v भी यदि समय t का फलन है तब तात्क्षणिक त्वरण, कण का तात्क्षणिक त्वरण वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? a वेक्टर इज इक्वल टू dv बाई dt। तो देखो स्थिति सदिश का समय के सापेक्ष अवकलन करें, वेग आ जाएगा, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करें, त्वरण आ जाएगा। तो इस तरह से कण का वेग, त्वरण, ये सब हम अवकलन के द्वारा ज्ञात करेंगे। और आगे बढ़े तो यदि v वेक्टर का मान हम यहाँ से रख दें तो आ जाएगा a वेक्टर इज इक्वल टू d बाई डी टी, और v वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर दें dr वेक्टर बाई डी टी, dr वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू d2r वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। ये आपका कहलाता है द्वितीय कोटि का अवकलन। यदि स्थिति सदिश का हम समय t के सापेक्ष दो बार अवकलन करें तो हमें कण का तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो वेग का कितनी बार अवकलन करें? एक बार, क्योंकि स्थिति सदिश का एक बार अवकलन करें तो वेग आ जाएगा, और दोबारा फिर अवकलन करें तो त्वरण आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हुए उपयोग। और एक उदाहरण द्वारा बताते हैं। देखिए, माना यदि बल द्वारा किया गया कार्य W वर्क समय t पर निर्भर करे, समय t पर निर्भर करे, अर्थात W किसका फंक्शन है? t का। तब तात्क्षणिक शक्ति जो बल द्वारा कितनी पावर लगाई जा रही है? P इज इक्वल टू dw बाई dt। यदि हम कार्य का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें तात्क्षणिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से फिजिक्स में
बहुत सारी जगह पर हम अवकलन का उपयोग करेंगे। ये तो कुछ कैसे उदाहरण थे दो, इसके द्वारा आपको बताया कि भौतिक विज्ञान में अवकलन का बहुत अधिक उपयोग होने वाला है, इसलिए आप हल्के में न लें और इस अवकलन को समझें। अब हम आगे पढ़ रहे हैं अवकलन का ग्राफीय निरूपण। अब बच्चों अवकलन का ग्राफीय निरूपण, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्राफ की कि ग्राफ होता क्या है। ठीक, कि यदि हम x अक्ष पर ये तो ले स्वतंत्र चर और इस अक्ष पर ले ले परतंत्र चर y, और माना y किसका फलन है x का, तो जब हम x को बदलेंगे तो y भी परिवर्तित होगा और यहां पर कोई एक रेखा चित्र आएगा, उस रेखा चित्र को हम क्या कहते हैं ग्राफ। अब ग्राफ देखिए, माना इस तरह का ग्राफ हो गया तो ये वक्र है, और ग्राफ आपका इस तरह आ गया सीधा तो ये एक सरल रेखा है। तो ये आपकी क्या होगी, तो आपके स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के मध्य संबंध बताने वाले चित्र को हम क्या कहेंगे, ग्राफ कहते हैं। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के मध्य ग्राफ बताने वाले रेखा चित्र को हम क्या कहेंगे, ग्राफ कहते हैं। तो हो गया ग्राफ। अब ग्राफ वक्र रेखा हो सकती है और सरल रेखा हो सकती है। तो पहले बात करते हैं हम सरल रेखा की। ठीक, तो आपका ग्राफ सरल रेखा हो तो देखिए, माना ये आपकी सरल रेखा ऐसी हो सकती है, नंबर 1। सरल रेखा ऐसी हो सकती है, नंबर 2। सरल रेखा ऐसे हो सकती है, नंबर 3। अब देखिए आपकी ये जो सरल रेखा है ये x अक्ष के समांतर, और x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये x अक्ष से कोई कोण बना रखी है, माना थीटा। अभी जो कोण है थीटा ये 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। और ये जो तीसरी रेखा है इसने आपके थीटा बराबर कितना बना रखा है, 90 डिग्री। तो मैंने 3 सरल रेखा बनाई। एक माना ग्राफ इस तरह का आ गया, एक ग्राफ माना इस तरह का आ गया, एक ग्राफ माना ऐसे आ गया। ठीक, अब देखिए यदि इस सरल रेखा पर मैं किसी चीज को रखूं तो वो अपनी जगह पर स्थिर रहेगी, क्योंकि इस पर कोई ढलान नहीं है। तो इस रेखा का ढाल आपका 0 है, क्योंकि इस पर कोई ढलान नहीं है। इससे ज्यादा ढलान है इसका, इसका कोई ढाल होगा, और सबसे ज्यादा ढलान है इसका। जब कोई चीज मैक्सिमम हो और उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है तो इसका ढाल है अनंत। इसका ढाल कितना है, अनंत, क्योंकि इससे अधिक ढाल नहीं हो सकता। तो इसका ढाल कितना है, अनंत। इसका ढाल कितना है, 0, और इसका ढाल कितना है, 0 से ज्यादा और अनंत से कम। ठीक, अब इस ढाल को गणित की भाषा में कैसे बताएं, बताओ। ये रेखा कितना कोण बना रही है, 0, और tan 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 0। ये कितना बड़ा, अनंत। तो tan 90 डिग्री का मान कितना है, अनंत। इसका मतलब कोई भी रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है और उसका हम tan ले लें, वो उस रेखा के ढाल को बताती है। तो क्या है रेखा का ढाल, कोई रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसके tan को उस रेखा का ढाल कहेंगे। तो इस रेखा का ढाल कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो सबसे पहले समझो, कोई भी रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसके tan को या स्पर्शज्या को उस रेखा का ढाल कहेंगे। तो ये हो गया रेखा का ढाल। और आगे बढ़ते हैं, देखो अवकलन की तरफ चलते हैं। माना हमारे पास ये है स्वतंत्र चर x, ये है परतंत्र चर y, और y बराबर fx कोई फलन है और जिसका हमारा ग्राफ इस तरह का कोई ग्राफ आ गया, वक्र ग्राफ आ गया। ठीक, ये इस फलन का ग्राफ है। तो ए बी किसका फलन है, वो किसका ग्राफ है, y = fx का। हम x के मान रखें, y के मान निकाल लें और ग्राफ प्लॉट कर लें। तो ये आपका वक्र किसको बताता है, y बराबर fx को। अब सपोज करिए
इस पर ये हमने रेखा खींची, तो ये क्या है इसकी, ये इस ग्राफ की छेदन रेखा है, छेदन रेखा है जो कहां पर काट रही है, माना P बिंदु पर जहां पर इसके निर्देशांक है x1 और y1, और किसी बिंदु Q पर इसके निर्देशांक है x2 और y2। तो ये आपके छेदन पॉइंट छेद कर रही है। अब देखो यहां से यहां आए तो ये हो गया x2, और यहां से इधर आए तो ये निर्देशांक हो गया y2, इधर से इधर आए तो ये निर्देशांक हो गया y1, और यह लंब डाले तो निर्देशांक हो गया x1। माना छेदन रेखा x एक्सिस कितने कोण में रखी है, थीटा। तो ये आपका ये कोण भी क्या होगा, संगत कोण हो गया, थीटा। अब देखिए ये दूरी y2, ये दूरी y1, तो ये आपकी दूरी सपोज करो ये P बिंदु, ये Q या R बिंदु ले लें, तो QR की वैल्यू जाएगी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा y। और ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी PR इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हो गया डेल्टा y बटा डेल्टा x, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका छेदन रेखा का ढाल, छेदन रेखा का ढाल। लेकिन ये क्या है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के औसत परिवर्तन की दर, औसत परिवर्तन की दर आपको पहले पढ़ाया था जब अवकलन था। तो आपका किसी भी वक्र की छेदन रेखा का ढाल है वो किसको बताएगा, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के औसत परिवर्तन की दर को। ये आपका क्या हो गया, डेल्टा y बटा डेल्टा x। लेकिन इसमें एक शर्त लगा दें कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx, ये होगा अवकलन। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x तो इसका ढाल है, तो dy बाई dx का बनेगा जब हम डेल्टा x का मान क्या करते हैं 0। अब डेल्टा x कब घटेगा, देखो और कम करें, डेल्टा x और कम हो गया, और कम करें, और आखिर में क्या बन जाएगा, ये इसकी स्पर्श रेखा बन जाए। यदि x1 और x2 पॉइंट एक ही जगह जाएं तो ये क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वक्र की स्पर्श रेखा। क्या बनेगी, वक्र की स्पर्श रेखा। देखिए कि यदि आपके ये x अक्ष और ये y अक्ष और ये आपका उस फलन को बताने वाला y बराबर fx, फलन को बताने वाला कोई ग्राफ है ए बी, तब इसके किसी बिंदु यहाँ पर यदि हम क्या खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें, इस बिंदु पर क्या खींचें, स्पर्श रेखा। ये बिंदु है आपका कोई पी एक्स वाई, ठीक, क्योंकि x2 और x1 एक ही जगह आ गए, x2 और x1 एक जगह आ गए, अर्थात x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो उस कंडीशन में जो छेदन रेखा थी, देखो यहाँ थी, वो यहाँ पहुँच गई, तो ये क्या बन गई, स्पर्श रेखा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, स्पर्श tan थीटा इक्वल टू स्पर्श रेखा का ढाल। तो आपके किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा का ढाल किसको बताता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलन को बताएगा। तो ये अवकलन का ग्राफ, ये निरूपण है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है अवकलन, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलन के बराबर होता है। ये अवकलन का ग्राफ, यह निरूपण होता है बच्चों। तो ये आपका हो गया अवकलन का ग्राफ, यह निरूपण, ठीक। अब है आपका कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष फलन का मान परिवर्तित होता है। तो स्वतंत्र चर के जिस मान के लिए फलन का मान अधिकतम होता है उसे फलन का उच्चिष्ट कहते हैं,
और स्वतंत्र चर के जिस मान के लिए फलन का मान न्यूनतम होता है उसे फलन का निम्निष्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट। थैंक यू बच्चों।